नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 10 अगस्त और आज द हिंदू में आर्टिकल्स तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पीछे डिजिटल इंडिया एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा क्लासिफिकेशन, डाटा से रिलेटेड कमिटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है अपने पिछले एडिटोरियल्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फ़िलहाल जो डीपीडीपी बिल था, यानी जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था, उसको जो है संसद ने पारित कर दिया है। तो फाइनली जो है हम लोग एक बार प्रोविजंस पर जो है गौर देख लेते हैं। तो उसको क्या पीडीएफ फॉर्मेट में भी शामिल नहीं किया, कुल मिलाकर डिस्कस कर देते हैं कुछ पॉइंट्स में। तो आपको पहले बताया था, जिस आदमी का डाटा होता है उसको डाटा प्रिंसिपल बोलते हैं। जो कंपनी डाटा कलेक्ट कर रही है या डाटा कलेक्शन का जो भी काम कर रहा है उसको बोलेंगे डाटा फिड्यूसरी, जिसने डाटा को कलेक्ट करके स्टोरेज करके रखा हुआ है। तीसरा स्टेक होल्डर जो है गवर्नमेंट है, ठीक है। और इन्हीं तीनों के बीच में रेगुलेशन का सारा कामकाज चलने वाला है। तो डाटा प्रिंसिपल को जो राइट दिए हैं इस बिल ने, उनको आप समझ लीजिए एक बार। तो पहली बात तो ये कि डाटा प्रिंसिपल मतलब जैसे आपका डाटा जमा हो रहा है तो आप डाटा प्रिंसिपल हैं, ठीक। कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि डाटा प्रिंसिपल की कंसेंट लेना मस्ट होगा, बिना उसकी कंसेंट के उसका डाटा नहीं लिया जा सकता। दूसरा ये कि जो डाटा प्रिंसिपल है वो इंफॉर्मेशन अपनी दे, मतलब जो भी देगा उसमें क्या कर सकता है, सुधार भी करा सकता है, बदलवा भी सकता है, उसके बाद उसको हटा भी सकता है। इसके अलावा जो डाटा प्रिंसिपल है उसके लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, एक तरह से तय की गई हैं कि किसी तरीके की गलत कंप्लेंट नहीं करेगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास, जो कि इस बिल के तहत गठित किया जाएगा, जिसके सदस्यों को 2 साल के लिए जो है सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा और उनको दोबारा फिर से मतलब रीअपॉइंट किया भी जा सकता है। तो कुल मिला के आप ये समझ गए होंगे कि डाटा प्रिंसिपल जो है उसकी कंसेंट के बिना उसका डाटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। बाकी वो अपनी इंफॉर्मेशन अगर गलत है तो उसमें करेक्शन करवा सकता है, उसे इरेज भी करवा सकता है, किसी तरीके की गलत कंप्लेंट नहीं करेगा। अपने बीमार होने या मर जाने की स्थिति में उसके डाटा को लेकर के कौन पैरवी कर सकता है, इस बात का नॉमिनेशन भी वो आदमी कर, जैसे बैंक में नहीं मरने के बाद पैसा किसको मिलेगा, तो डाटा भी एक तरीके से पैसे की तरह है कि अगर जो हमारा डाटा है, हम मर गए या फिर जो है एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हम इनकेपेबल हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के, नहीं तो हमारी तरफ से हमारे डाटा को लेकर के पैरवी कौन करेगा, उसका नॉमिनेशन भी कर सकता है डाटा प्रिंसिपल। इसके अलावा अगर किसी गलत तरीके की शिकायत की आपने डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास या फॉल्स शिकायत की तो उसके लिए 10,000 की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है डाटा प्रिंसिपल के ऊपर। डाटा फिड्यूसरी की बात करें, मीन्स जो कंपनी जो डाटा कलेक्ट करेगी तो वो जो है स्टोरेज करेगी डाटा, जितने टाइम के लिए उसे स्टोर रखना चाहिए था, जिस काम के लिए लिया उस हिसाब से जितने टाइम के लिए स्टोर रखना डाटा स्टोर रखेगी। उसके बाद उसको डाटा इरेज कर देना पड़ेगा। दूसरा ये डाटा के प्रोटेक्शन के उसे अच्छे खासे इंतजाम करने पड़ेंगे। अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको फिर जो है सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी की कैटेगरी में रखा जाएगा, और सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी की कैटेगरी में अगर उसे डाल दिया गया तो फिर डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर के उसे एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी अपने यहाँ अपॉइंट करना पड़ेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना पड़ेगा कि अगर जो है डाटा कल को वल्नरेबिलिटी हो जाती है, डाटा ब्रीच हो जाता है तो क्या असर पड़ सकता है इस डाटा का। फिर उसके अलावा जो है ऑडिट भी अपने डाटा का कराना पड़ेगा उसको। कुल मिलाकर के अगर उसे सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी सरकार ने घोषित कर दिया तो ये जो है सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी के ऊपर में एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा डाटा फिड्यूसरी जो है अगर ब्रीच हो जाती है, कोई डाटा ब्रीच हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको जो है, जो आदमी इफेक्टेड हुए हैं उस डाटा ब्रीच से, मतलब जिनका डाटा ब्रीच हुआ है, जिनके डाटा की प्राइवेसी ख़त्म हुई है, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करेगी। और इसके अलावा जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा उसको भी इन्फॉर्म करेगी कि भैया हमारा डाटा जो है ब्रीच हो गया। कुल मिलाकर के डाटा के मामले में कुछ एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो एग्जम्पशन जो दिए गए हैं वो सरकारों को दिए गए हैं, ठीक है। और सरकार को किस मामले में दिए गए हैं, तो आप बड़ा सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जहां सरकार का खुद का काम हो, ठीक है, कानून का मामला हो, विज्ञान का मामला हो या फिर कल्याण का मामला हो, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कानून का मामला हो, विज्ञान का मामला हो, कल्याण का मामला हो, तो इन तीनों मामलों में सरकार को एग्जेम्पशन है। डिटेल में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ठीक है, किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोई एजेंसी, तो ऐसे में डाटा एक्सेस करने से गवर्नमेंट को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में राइट टू प्राइवेसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसी बात को जब संसद में प्रस्तुत किया गया तो इस पर कई सारे सांसद जो थे उन्होंने काउंटर भी किया। उन्होंने पहले से ही एक बार तो जो है कमेटी के पास होके आया ही था, उसको फिर से कह रहे थे इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, लेकिन इस बार जो है संसद ने पारित कर दिया फाइनली। कुल मिलाकर के अपराध की इन्वेस्टिगेशन के मामले में
गवर्नमेंट को एग्जम्पशन है। अगर कोई अपराध होने से रोकना चाहती है गवर्नमेंट तो उसके मामले में एग्जम्पशन है। फिर अगर मान लीजिए कोई किसी का लीगल राइट जो है उसको लागू कराना है, लीगल राइट अवेल कराना है, तो उस लीगल राइट को अवेल कराने के लिए एग्जम्पशन है गवर्नमेंट को। इसके अलावा अगर मान लीजिए कल्याणकारी योजना के लिए डाटा जो है स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी पर्पज से जो है डाटा चाहिए गवर्नमेंट को, तो वो एक्सेस कर सकती है, तो राइट टू प्राइवेसी उसमें आड़े नहीं आएगा। या फिर मान लीजिए कि सरकार जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी तरीके का कोई ऑपरेशन चलाना चाहती है, तो उसमें जो है सरकार के आड़े ये राइट टू प्राइवेसी नहीं आएगा। अगर रिसर्च कॉज से जो है डाटा चाहता है कोई संस्थान, तो रिसर्च कॉज के लिए जो है बीच में ये राइट टू प्राइवेसी आड़े नहीं आएगा। इसके अलावा सरकार के जब मन करेगा तो एक आध दो एग्जम्पशन खुद से रूल बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, अब कुल मिलाकर के आप ये एक चीज़ और ये समझिए कि बच्चों के मामले में भी प्रोविज़न करता है ये। तो बच्चों के मामले में डाटा प्रोसेसिंग को लेकर के क्या प्रोविज़न करता है? प्रोसेसिंग का मतलब हम लोग पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं ना, डाटा के साथ कुछ भी करना उसकी प्रोसेसिंग करना ही है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को स्टोर करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा किसी को दे देना, डाटा किसी से ले लेना, डाटा को गायब कर देना, मीन्स कुल मिला के डाटा का कुछ भी कर देना डाटा की प्रोसेसिंग ही है। ठीक है, तो बच्चों के मामले में क्या है कि बच्चों के डाटा को प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता, कलेक्ट किया जा सकता पर प्रोसेस्ड नहीं किया जा सकता। कैसे प्रोसेस्ड? ऐसे उस तरीके से नहीं किया जाएगा जिसमें जो बच्चे हैं उनकी किसी भी तरीके से जो वेलबींग है, मीन्स उनकी जो आप कह सकते हैं अच्छी खासी जो स्थिति है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, वेलबींग ऑफ चाइल्ड है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। दूसरा, बच्चों को किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते आप डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से। तीसरा, बच्चों का कैसा व्यवहार है इस बात को जानने का काम आप उस डाटा के माध्यम से नहीं कर सकते, मीन्स डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से आप बिहेवियरल ट्रैकिंग या बिहेवियरल मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उस डाटा के बेसिस पर किसी विशेष तरह के बच्चों को लेकर के किसी तरीके का कोई विज्ञापन वगैरह नहीं चला सकते। मीन्स कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया उस डाटा के सहारे तो फिर जो है उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर के डाटा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात करें, कुल मिला के कि डाटा जो है वो कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, तो डाटा किसी दूसरे देश में जा सकता है, लेकिन सरकार बैन भी लगा सकती है कि किस देश में आपको नहीं ले जाना है, सब जगह नहीं ले जाओगे। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि उसमें जो है 2 साल के लिए सरकार मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। और इसका काम क्या रहेगा? तो इसका काम अगर मान लीजिए डाटा ब्रीच हो गया तो जैसे ही पता चलेगा तो डाटा फिड्यूसरी को एक तो बताएगी कि तुम भैया ये मेजरमेंट अपनाओ और मीन्स आपको क्या करना चाहिए जिससे और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी ना बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा जो डाटा प्रिंसिपल है, यानी जो जिसका डाटा है पर्सनल डाटा, ऐसे आप हो गए, आप डाटा प्रिंसिपल हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है आपके डाटा के साथ, ब्रीच हो जाता है, तो ऐसे में जो है आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल, अब ब्रीच के अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कंपनी का क्या है, कंपनी तो कुछ भी कर भाई, कॉर्पोरेट कंपनी वाले क्या कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये डाटा प्रोटेक्शन के मामले में हमें तो जो सबसे बड़ी चिंता समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये ठीक से नहीं जान सकते कि उनके डाटा के साथ कौन क्या कर रहा है। तो नॉर्मल क्या जानेंगे लोग कि जो है उनके डाटा के साथ क्या हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो भी बिल है इस सरकार के ही भरोसे है। और इसके अलावा और भी कई सारी चिंताएं जो एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, तो उन चिंताओं में आप देखेंगे उनका कहना है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं उनको सरकार ही नियुक्त कर रही है, ऊपर से रीअपॉइंट भी कर सकती है। तो ये बोर्ड तो पक्का जो सरकार के हिसाब से ही काम करने वाला है। कम से कम बोर्ड को जो है इंडिपेंडेंट मैनर में गठित करना चाहिए था। उसके अलावा दूसरा आप देखेंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डाटा की प्रोसेसिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस बारे में इस बिल ने जो है कहीं पे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की गई है। जो रिस्क्स होंगे डाटा प्रोसेसिंग से उनके बारे में इस बिल में कोई बात नहीं की गई है। बाहर जो डाटा भेजा जाएगा, यानी जो ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डाटा है आउटसाइड इंडिया, ये यहाँ तो चलो भारत में तो सेफ्टी के दुनिया के मेजर्स हैं, बाहर जब जाएगा तो बाहर के देश में पहुँचने के बाद क्या किया जाएगा इस बारे में इस बिल में कोई बात नहीं की गई है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट्स के जो कंसर्न्स हैं वो एकदम हमेशा सही ही हों। ठीक है, मीन्स कुल मिला कंसर्न तो कंसर्न है, बाकी तो भाई सरकार है तो सरकार एटलीस्ट कम से कम इतना तो समझती होगी ना कि डाटा बाहर जाएगा तो डाटा के साथ क्या क्या हो सकता है। तो उस बारे में कुछ ना कुछ जो है रूल्स एंड नॉर्म्स तो बनाए ही होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो आगे बना लेगी। कुल मिला के ये है कि इस बिल में उतनी ही चीज़ें डाली होंगी जितनी ज़रूरी हैं।
या हो सकता है फर्दर कोई प्रोविज़न इन्वॉल्व भी कर दे। हमेशा जो है एक्सपर्ट्स का कंसर्न्स ख़राब नहीं होता, सही भी होता है कभी कभी। कुल मिलाकर के डाटा पोर्टेबिलिटी जो है, इसको लेकर के इशू जो है कुछ एक्सपर्ट्स का है कि जो डाटा पोर्टेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया फेसबुक चला रहे हैं, अब फेसबुक के अलावा आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, लेकिन अचानक से आपका मन आया चलो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं। अब फेसबुक से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो इंस्टाग्राम पे ले जाते हैं, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सको, तो कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, होगा कि नहीं होगा, इस बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरा इस बारे में भी नहीं किया गया, जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी के बारे में गलत न्यूज़ छप गई अखबार में, तो अब या सोशल मीडिया पर कोई गलत न्यूज़ वायरल हो गई, ऐसा था नहीं उस आदमी के बारे में, अब तो बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही, डिफेमेशन का भी मामला होगा ये। तो ऐसे डिफेमेशन के मामले में फिर ऐसी न्यूज़ को डिलीट करा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। जैसे अभी बीच में हम आपको बताएं कि एक मूवी आई थी जिसमें जो है होटल ताज में, अब ध्यान नहीं मुझे वो कैप्टन कौन है जो भी है, तो उसमें उनकी डेथ हो जाती है, जो मुंबई पे अटैक हुआ है 2008 में। तो आप उनकी वाइफ के बारे में अगर ढूंढने की कोशिश करें कभी, तो वो गायब है राइट टू बी फॉरगॉटन के तहत, पता नहीं चलेगा आपको कहीं भी कि उनकी डिटेल क्या है, बिल्कुल आप ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन जो है, इस बारे में इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में जो है चर्चा नहीं की गई है। तो इस तरीके से कुछ जो है प्रतिबंध। दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट्स का कंसर्न वो हमेशा ही रहता है कि सरकार के ऊपर जो है किसी तरीके, ये कंसर्न एक्सपर्ट्स का तो छोड़िए, सांसद जो है संसद में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए बिल। कुल मिलाकर के इतना है कि सरकार पर किसी तरीके का डाटा के एक्सेस को लेकर के कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाकी आप देख रहे होंगे कि अपराध के इन्वेस्टिगेशन को लेकर के अब ये दायरा इतना स्पष्ट है कि इसमें सरकार जो है भाई क्या अपराध का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अभी कैसे पता चलेगा। कानून को लागू कराने के लिए, मीन्स लीगल राइट को अवेल करने के लिए या इंश्योर कराने के लिए डाटा एक्सेस से एग्जम्पशन मिलेगा गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार जो है इस मामले में काफ़ी मजबूत है, इसको लेकर के लोगों ने आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर के आज का हम लोग जो है अपने पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सरकार ने अभी जो है आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट को लेकर के नए रूल्स बनाए हैं और उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुल मिलाकर कुछ पॉइंट्स में आप समझ लीजिए इसको। तो जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसने ये आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट के रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। तो इसमें जो लैपटॉप है, टैबलेट है, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर है, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर है या फिर सर्वर हैं, तो इन चीज़ों के इंपोर्ट पर जो है शर्तें लगा दी हैं। ठीक, पूरी तरीके से मतलब क्या आप कह सकते हो कि रोक नहीं लगाई है, शर्तें लगा दी हैं, पर विशेष अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो उनको लेकर के कुछ छूट भी हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया, ये बात आप याद रखिएगा। और जो शर्तें हैं तो उन शर्तों को कैसे पता चलेगा, कैसे लोगों के ऊपर जाएंगी, तो डायरेक्ट इंपोर्ट ना कर पाए। कुल मिला के ये है कि अब डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता कोई, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस कौन देगा, तो लाइसेंस देगा DGFT, याद रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ से लाइसेंस लेना होगा और ये लाइसेंस लेने के बाद में ये लाइसेंस मिलेगा कैसे, तो ये जो है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिल जाएगा लाइसेंस, ठीक है। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी बोला है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही हम लाइसेंस दे देंगे। ऐसे कुल मिलाकर के ऐसा है ना कि जब किसी चीज़ का आप इंपोर्ट, एक तरीके से ऐसा हुआ कि अगर लाइसेंस लेंगे तो फिर आपको पता है कि 10 दिन तो 20 दिन लग गया लाइसेंस लेने में ही, तो 20 दिन तक अगर इंपोर्ट किसी चीज़ का ठीक से रुक जाता है या एक्टिविटी रुक जाती है इकोनॉमिक इस चीज़ इंपोर्ट को लेकर के, तो मार्केट में प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और मार्केट में किसी एक चीज़ के प्राइसेस पे असर पड़ने का मतलब फिर बहुत सारी चीज़ों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या, जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन सारे ही एस्पेक्ट्स के ऊपर में काफ़ी गहरे चिंताजनक प्रभाव हो सकते हैं। फिलहाल सरकार ने ये बोला कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हम 3 से 4 दिन के अंदर जो है लाइसेंस दे देंगे। और कुल मिलाकर के सरकार का कहना ये है कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपने सुनी होंगी, तो PLI 2.0 जो है वो स्कीम अधिसूचित है और सरकार ये चाहती है बाहर से इंपोर्ट बन करके भारत में इसका प्रोडक्शन जो है थोड़ा ज़्यादा हो, बाहर से कंपनी आकर के यहाँ इन्वेस्ट करें, भारत की भी जो कंपनियाँ हैं वो अपने आप को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर के डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो ताकि प्राइसेस जो है वो नीचे गिरें। आज क्या है, जो
हाँ, दूसरा एक चीज़ और चिंता है सरकार को कि जो मालवेयर होते हैं, मालवेयर आप समझ रहे होंगे ना, ऐसे हैक कर लेना सिस्टम को वायरस के थ्रू। तो वायरस जो है उन्हें मालवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर देने वाले वायरसेस को मालवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो मालवेयर को लेकर के भी इश्यूज हैं। सरकार इसलिए चाहती है कि भारत नहीं बने, क्योंकि बाहर से पता नहीं कोई जो है जासूसी वाला कुछ डाल के भेज रहा है, भेज सकता है, या फिर और भी किसी तरीके की हैकिंग वगैरह को लेकर भी इशू हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने का भी एक प्रयोजन सरकार का है इसमें निहित। ये इम्पोर्ट पर जो लाइसेंसिंग का एक तरीके से एक बैरियर सा लगाया है सरकार ने। तो कुल मिलाकर के ये सरकार का पक्ष था। ऑथर जो है ठीक इसके उल्टा बोलते हैं। ऑथर का कहना ये है कि भैया अगर मान लो मालवेयर को लेके आपको शंका थी तो आप जो है कोई वेरिफिकेशन ऑफ शिपमेंट का तरीका निकाल लेते, है ना। और लेकिन इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग लगा देना, ये तो लाइसेंस लगा देना ऐसे लग रहा है ऑथर के अकॉर्डिंग कि जैसे हम जो है लाइसेंसिंग राज के एरा में जा रहे हो। ऑथर का कहना यहाँ तक है कि जैसे तैसे तो 1970 और 1980 के दशक में आ करके जो है इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लेकर लाइसेंस राज से मुक्ति मिली थी भारत को। अब लग रहा है कि भारत सरकार जो है वापस से एक बार लाइसेंस राज की तरफ ले जा रही है। इसके अलावा देखिए ऑथर की कुछ और भी चिंताएं हैं, जैसे कि कीमतें बढ़ जाएंगी, जो प्राइसेस हैं वॉलेटाइल हो जाएंगे, आगे त्यौहार का सीज़न आने वाला है, लोग खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में अचानक से सरकार का ये कदम जो है वो कहीं ना कहीं बाजार के विरुद्ध भी पड़ सकता है। बाकी सरकार अगर ये सोच रही है कि लोग कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे या अचानक से कोई नई कंपनियां रातों रात उग जाएंगी, तो इस तरीके से सरकार का सोचना जो है वो ऑथर को सही नहीं लग रहा है कुल मिलाकर के, यही है। और इसके अलावा जो है और ऐसा कोई विशेष पॉइंट इस आर्टिकल में नहीं समझ में आता है। अब कुल मिला के लास्ट में एक चीज़ और भी करते हैं, कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि सरकार पता नहीं आजकल क्या कर रही है कि जैसे ऑनलाइन गेमिंग है उसके ऊपर 28% टैक्स लगा दिया। डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके प्राइसेस में अभी फ्रीज हुआ है, मतलब कि फ्रीज कर दिया है उनको कि जो स्थिर ही रहेंगे। देखिए ये जो डीरेगुलेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे 2014 से डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया गया कि अब मार्केट के कंट्रोल में रहते हैं। रोज़ ही डीजल और पेट्रोल जो है ये घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही पेट्रोल जो है वो डीजल के पहले शायद 4 साल पहले किया गया, 2010 में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि ये इस तरीके के ये जो डिसीजंस हैं, तो इससे क्या है कि पॉलिसीज़ इंडिया की जब प्रेडिक्टेबल नहीं रह जाएंगी। ये पिछले कुछ आप देखेंगे कुछ टाइम से जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उनमें ये चीज़ बार बार आ रही है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं फॉरेन ट्रेड को लेकर के हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को लेकर के हैं, कई सारे सेक्टर्स को लेकर के हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ हो रही हैं, और ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो में कैसे इन्वेस्टमेंट जो है आ पाएगा। कुल मिलाकर के जो ऑथर हैं वो लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, और सरकार जो है वो लगातार यही कह कर के इम्प्रूवमेंट करती चली जा रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दर बढ़ानी है, 2026 तक जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है भारत को, 2047 तक भारत को डेवलप कर देना है पूरी तरीके से। तो सरकार इन अपने लक्ष्यों के साथ वही इम्प्रूवमेंट कर रही है जिन इम्प्रूवमेंट के लिए ऑथर्स जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं लगातार कि जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया की वो इनस्टेबल हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के देखिए कि एक आदमी जो लिखता है उससे कहीं ज़्यादा डाटा सरकार के पास ऑलरेडी रहता ही है। बाकी तो हालांकि ऐसा नहीं है कि लिखने वालों को जानकारी नहीं होती, लिखने वालों को भी जानकारी होती है पर्याप्त, लेकिन सरकार के पास डाटा और एक्सपर्ट पैनल, सरकार के पास पूरी मशीनरी होती है काम करने वाली, तो उनके क्या एस्पेक्ट रहते हैं वो तो फिर फ्यूचर टाइम में ही पता चल पाता है। कुल मिलाकर के हम लोग चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ आज। तो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल जो है वो जेद्दा कॉन्फ्रेंस को लेकर के है। तो इसको भी आप सिंपल सा कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स के माध्यम से समझ लीजिए कि जेद्दा कॉन्फ्रेंस जो है वो रसिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 18 महीना से जो लड़ाई चल रही है, उस 18 महीने से लड़ाई में जो है शांति वार्ता को शुरू किया जा सके, उसको लेकर के ये जेद्दा कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब द्वारा आयोजित की गई, जिसमें दुनिया के 42 देशों ने हिस्सा लिया। खास बात इसकी ये देखिए, अभी तक जो है शांति वार्ता आरंभ कराने के प्रयास जो है कई देशों ने किए हैं। जैसे अभी रशिया में जो है अफ्रीकन कम्युनिटी के कुछ देशों के साथ में बैठक हुई थी रशिया की, तो उसके दौरान जो है दक्षिण अफ्रीका वगैरह ने भी प्रस्ताव रखा कि आप जो है यूक्रेन के साथ बातचीत करके युद्ध शांति कर लीजिए, क्योंकि काला सागर अनाज समझौता आपने सुना होगा, लगातार काफ़ी समय से चर्चा में है। तो यूक्रेन जो है कई सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, जैसे गेहूं है और भी चीज़ें हैं, तो उनका बड़ा एक्सपोर्टर है। तो वहाँ से जो है अफ्रीका के कई देशों को
ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो हैं वो सप्लाई की जाती थी। और उसमें क्या था, काला सागर अनाज समझौता ये था कि ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट यूक्रेन कर रहा है वो आसानी से अपना करता रहेगा, युद्ध का असर जो है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब ये नहीं करेंगे हम कि जहाज़ जा रहा है हमने उसके ऊपर मिसाइल गिरा दी, बम गिरा दिया उसके ऊपर, है ना। तो कुल मिलाकर के ये नहीं करना था। और रसिया जो है, बीच में रसिया ने कह दिया कि अब ऐसा है भैया, हम तो नहीं इसमें शामिल रहेंगे, अब काला सागर अनाज समझौता खतरे में। मतलब कुल मिला के काला सागर अनाज समझौता खतरे में होने का मतलब ये है कि यूक्रेन के एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ वाले जहाज़ खतरे में, ठीक है, कि कभी भी जो है उड़ा सकता है। तो और ऐसा हुआ भी है, एक जहाज़ बीच में भी उड़ा दिया, तो उन्होंने काफ़ी, उसमें कई हज़ार टन अनाज जो है बर्बाद हुआ है। तो कहीं लोग भूखे मर रहे हैं, और हैं तो वैसे ही काफ़ी पढ़े लिखे लोग, लेकिन पता नहीं क्या समझ है इनकी। तो कुल मिला करके इतना है कि ये वॉर जो है उसको समाप्त करने के लिए कोपेनहेगन में एक बार चाइना ने पहले प्रयास किया है, दक्षिण अफ्रीका और जो अभी अफ्रीकी देश थे उन्होंने एक बार प्रयास किया है। अब इसके अलावा ये जो है एक प्रयास सऊदी अरब के द्वारा जेदा कॉन्फ्रेंस के रूप में किया गया। कुल मिला के ऑथर का कहना है कि ये प्रयास जो किया गया ये काफ़ी इफेक्टिव है। रीज़न इसका ये है कि देखिए, यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। तो जो 42 देश शामिल हुए हैं तो उसमें प्रमुख जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो इसमें शामिल थे, नंबर 1। नंबर 2, चाइना भी इसमें शामिल था, जबकि चाइना जो है आप जानते ही हैं रसिया का बड़ा इस समय तो काफ़ी अच्छा खासा दोस्त है ना। इंडिया भी इसमें शामिल था। इंडिया भी आप जानते हैं कि रसिया का है दोस्त ही, है ना, वो दोस्त ही है, बहुत तेल खरीदा है। आप ये समझिए कि रसिया जो है बिगेस्ट सप्लायर हो गया है क्रूड ऑयल का भारत के लिए, सिर्फ पिछले जो है इस युद्ध शुरू होने के बाद साल से 1.5 साल के अंदर। तो सीधे खुल के तो अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आप समझ ही रहे होंगे, इतना बड़ा सप्लायर हो गया। तो ये देश भी, जैसे भारत भी, आप देखेंगे कि एशिया की राजनीति में या जो नया जियो पॉलिटिकल ऑर्डर है वर्ल्ड का, उसमें भारत भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। इसके अलावा कई देश जो है ग्लोबल साउथ के भी उसमें शामिल थे। ग्लोबल साउथ मतलब आप समझ रहे होंगे, काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग अपने एक एडिटोरियल में। तो ग्लोबल साउथ का मतलब दुनिया के वो देश हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग होने की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। हमने एक बार पहले भी कहा था कि अविकसित होना ये कहना अच्छी बात नहीं, अंडर डेवलप्ड कहना ये भी अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि विकासशील होने की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। तो वो जो है ऐसे देश भी इस 42 देशों में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेदा कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव था पीस एग्रीमेंट स्टार्ट करा, मीन्स पीस टॉक स्टार्ट कराने का दोनों देशों के बीच में, तो आप इसको कह सकते हैं एक तरह से एक कॉम्प्रीहेंसिव अटेम्प्ट रहा। और कॉम्प्रीहेंसिव अटेम्प्ट की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा खास इसलिए हो जाती है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, रसिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, ठीक है। तो रसिया को इनवाइट नहीं किया गया था, और जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं ये सारे लोग जब वहाँ मीटिंग में रहे, तो कुल मिला के एक चीज़ ये अच्छी हुई, ऑथर का कहना ये है कि इन लोगों ने रीएफर्म किया इस बात पर कि हम लोग जो है इंटरनेशनल लॉज का हमेशा सम्मान करेंगे, किसी देश की सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का बराबर सम्मान करेंगे, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका हमेशा लगातार अनुपालन करते रहेंगे। और चाइना जो है, चाइना ने भी यही चीज़ बोली। अब ये पॉजिटिव इसलिए माना जा रहा है कि कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस के दौरान चाइना को मतलब इतनी बड़ी बृहद स्तर पर सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, चाइना भी चाहता है कि ये युद्ध जो है शांत हो जाए। काफ़ी लंबा युद्ध चल गया, इसमें जो है सारी दुनिया मीन्स जितनी भी सप्लाई चेन है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो वो भी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। आईएमएफ की रिपोर्ट आई तो हम लोग पहले ये डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार कि सारी दुनिया में कहीं भी 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, 23-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव कहीं नहीं दिख रही, सिवाय एशिया के। सिर्फ एशिया एक ऐसा रीजन है जिसमें जो है ग्रोथ मतलब पॉजिटिव नहीं दिख रही, मतलब ये कि जो बढ़ रही हो अपने पिछले वित्तीय वर्ष से। बाकी सबकी जो ग्रोथ रेट है अगले वित्तीय वर्ष में वो घट रही थी उन अनुमानों में। केवल एशिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही थी। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भी निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस रसिया यूक्रेन वॉर के। तो इसलिए अब सारी दुनिया इसको सुलझाने की ओर कदम बढ़ाना चाहती है। कुल मिलाकर के इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना जैसे देशों का शामिल होना, जिनका दुनिया का ऐसा मानना है
कि रसिया के साथ में एक अच्छा इन्फ्लुएंस है इनका। देखिए रशिया ने लेकिन जो है जब जिस समय अफ्रीका के देशों ने कहा कि आप जो है सर युद्ध बंद कर दीजिए, बहुत युद्ध हो गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हम 6 देशों को जो है अपनी तरफ से मुफ्त अनाज दे देंगे, लेकिन ना काला सागर अनाज समझौते में जाएंगे और ना युद्ध बंद करेंगे। ठीक है, तो रशिया भी, हालांकि ऐसा नहीं कि रशिया कुछ ज़्यादा कोई अड़ियल है, रशिया भी जो है आगे बातचीत करेगा, रशिया बातचीत करने को तैयार है, अपनी शर्तें रखता है हमेशा। देखिए ये तो ये दुनिया की रिवायत समझिए आप इसको, कि बातचीत करने को सब तैयार हैं पर सबकी अपनी शर्तें हैं ना। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में देख सकते हैं, भारत और चाइना के संबंधों में देख सकते हैं, तो चाइना की अपनी शर्तें हैं, भारत की अपनी शर्तें हैं। रसिया यूक्रेन में देख सकते हैं, रशिया अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका चाइना में देख सकते हैं, सऊदी अरब यमन में देख सकते हैं, सऊदी अरब इजराइल में देख सकते हैं, यूएसए इजराइल में देख सकते हैं। तो हर मतलब कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार ही शर्तें हैं, शर्तों के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ऑथर का मानना सिर्फ यही था, कंक्लूजन यही निकलता है कि जो जेदा कॉन्फ्रेंस है वो अभी तक का एक बेहतरतम प्रयास हो सकता है, और इस बात की एक उम्मीद जगती है कि आगे फर्दर जो है किसी तरह से जो शांति वार्ता है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद आज का हमारा ये लास्ट आर्टिकल है, तो इसको देख लीजिए कि ये ड्रग टेस्टिंग को लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। ड्रग टेस्टिंग को लेकर के आर्टिकल लिखा क्यों गया है, देखिए ये आर्टिकल का ओवरऑल पहले तो आप एक बार परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रग बना, तो जब ड्रग बनेगा तो डायरेक्ट लोगों को तो खिला नहीं दिया जाएगा, तो पहले जो है उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं कि पहले कम से कम 2 एनिमल स्पीसीज़ के ऊपर में, मीन्स 2 जानवरों की प्रजाति के ऊपर में ट्रायल किया जाता है उस वैक्सीन का। वो वैक्सीन या दवाई जो भी ड्रग है उसको कैंडिडेट बोलते हैं कुल मिला के, ठीक है ना। तो कैंडिडेट का जो है उसका ट्रायल किया जाता है, कैंडिडेट मॉलिक्यूल कह लीजिए, आर्टिकल में उसके लिए यही वर्ड यूज़ किया गया है। तो कैंडिडेट मॉलिक्यूल का ट्रायल किया जाता है सबसे पहले 2 जानवरों की प्रजातियों पर, जिनमें से एक रोडेंट होती है और एक नॉन रोडेंट होती है। ठीक है, मीन्स एक चूहा टाइप की प्रजाति, चूहा टाइप की क्या, चूहे के ही ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और जो नॉन रोडेंट है, तो नॉन रोडेंट में जो है मैमल्स लाइक, क्योंकि देखिए इंसानों के ऊपर ट्रायल लेना है ना, तो इंसान जो स्तनपायी जीव है, तो इंसानों के सदृश जो भी स्तनपायी जीव हो सकते हैं, मीन्स प्राइमेट्स हो सकते हैं, जैसे बंदर है, ठीक है, या बंदर से मिलता जुलता कोई दूसरा जिसकी एक तरीके से शारीरिक संरचना या शारीरिक गतिविधियां जो है मनुष्यों के साथ काफ़ी हद तक मेल खाती हों। यही कारण है कि 2, एक रोडेंट और एक नॉन रोडेंट स्पीसीज़ के ऊपर किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अकेला एक आदमी के शरीर की जटिलताओं की बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, बायोग्राफिक रिएक्शंस, बायोग्राफिक प्रोसेस है, इसको किसी जानवर की जो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंपेयर नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है ह्यूमन बीइंग्स की। तो इसके लिए जो है जो मतलब डायमेंशंस हो सकते हैं उनको कवर करने के लिए जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वहाँ कुल मिला के एक्सपेरिमेंट जो है करने का प्रयास किया जाता है। उन स्पीसीज के बाद में फिर आपको पता है कि ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल के अलावा एक टर्म पे हम लोग जो है पिछले आर्टिकल्स में और भी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट आदमी को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है जानबूझ के वायरस के साथ में। देखिए ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल में डायरेक्ट जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता वायरस के साथ में, आदमी को छोड़ दिया जाता है कि देखो होता है इन्फेक्ट कि नहीं होता है, हो गया तो भला, नहीं हुआ तो भला, ठीक है। कुल मिला के ज़बरदस्ती कराते नहीं है। लेकिन जो दूसरी ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ थी, तो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के अंदर जो है आदमी को ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करा देते हैं बीमारी से, और उसके बाद फिर जो है दवाई का ट्रायल करते हैं उसके ऊपर कि कैसी जा रही है हमारी दवाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, तो ट्रेडिशनल क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो है वो दवाई मार्केट में आती, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उसको अप्रूवल देती हैं। और गवर्नमेंट अथॉरिटी की पोजीशन क्या है, आप ये समझिए कि जैसे दुनिया की कुछ लोग तो हैं कि भाई उनके पास बहुत अच्छी अच्छी एजेंसी, जैसे यूएसए जैसे देश हैं, वो अपने लेवल पे ही चेक करा लेते हैं। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी पता हो सकता है WHO ने किसी दवाई का अप्रूवल दिया हो, उनका मन आ जाए कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे अपने, हमें नहीं ठीक लगता WHO का अप्रूवल, वो ये भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ देश जो है बेचारे जो सामान्य होते हैं वो अब इतना बड़ा खर्चा तो कर नहीं सकते किसी वैक्सीन कैंडिडेट या फिर जो किसी ड्रग के ऊपर चेक करने के लिए,
तो कुल मिलाकर के वो कुछ एजेंसीज को ही फॉलो कर लेते हैं। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जब अप्रूवल दे देता है तो कई सारे देश हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं कि उसके बाद भी सिंबॉलिक तौर पर अपनी जो है फॉर्मेलिटी बनाए ही रखते हैं कि नहीं WHO ने अप्रूव कर दिया तो क्या हुआ, एटलीस्ट कम से कम हम अपने यहाँ अपनी, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, WHO ने अप्रूव कर दिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सारी दुनिया के लिए वैलिड हो गया, क्योंकि सारी दुनिया के कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके की आबादी है, अलग अलग जोग्राफिकल, अलग अलग लोकल और स्पेसिफिक कंडीशंस में रहने वाली आबादी है। तो कहीं ना कहीं उनके शरीर की जो गतिविधियां हैं, आंतरिक और बाह्य हर तरीके की गतिविधियों में अंतर होने की वजह से आंतरिक संरचना में, आंतरिक गतिविधियों में अंतर होता है। तो इसलिए हर दवाई का सेम इम्पैक्ट सब जगह हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए लोकल लेवल पर एटलीस्ट कम से कम एक बार चेक तो किया ही जाता है, देश चाहे कैसा भी हो। कुल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप बस इतना समझिए कि किसी दवाई को बाज़ार में आकर के बिकने तक और आदमी तक अपनी पहुंच बनाने में एक बहुत लंबी यात्रा और बहुत गहरे रिसर्च से गुजरना पड़ता है। और इस रिसर्च और यात्रा के दौरान उसमें जो है आप समझिए कि ये जो जानवर हैं ये बलि का बकरा बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जानवर, देखिए जानवरों को क्या हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो जानवर क्या वो भी तो इंसान है, ऐसा नहीं है, मीन्स उनमें भी जीवन है, ठीक है। जानवर इंसान तो नहीं है पर उनमें भी जीवन है, उनके जीवन की भी अपनी महत्ता है, वो भी इस सृष्टि के चक्र का, इस सृष्टि के जीवन चक्र का हिस्सा है। तो कुल मिला के उनके साथ में इस तरीके का बिहेव करना, आप देखते हो जानवरों के लिए कितनी कितनी संस्थाएं बना रखी लोगों ने, है ना। तो उससे बचाने के लिए ये एक तरह की पहल है और पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है कि हम जो है जानवरों की जगह कुछ ऐसा कर लें कि डायरेक्ट जानवर और आदमी पे ट्रायल करने से पहले आदमी के जैसा ही रिस्पॉन्स करने वाले बॉडी के ऑर्गन, जैसे मान लीजिए कोई दवाई लीवर की बनाई गई तो लीवर की बनाई गई दवाई के लिए हम आर्टिफिशियल लीवर ही मिल जाए हमें किसी तरीके से। तो अब पहले स्टार्टिंग कहाँ से की गई, जो स्टेम सेल्स हैं या ह्यूमन सेल्स हैं उनका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को डेवलप करने की कोशिश की गई। अब देखिए ह्यूमन्स में अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में, तो ह्यूमन्स में एक तो देखिए ब्लड का फ्लो, जो माइक्रो चैनल्स हैं बॉडी के, माइक्रो चैनल्स का मतलब ये है कि बहुत माइक्रोमीटर की जो है पतली पतली नलियाँ, नसें तो आप देखते हैं ना कि नस अगर कट जाती है आप जोड़ सकते हैं उसे, सिल सकते हैं उसे, है तो पाइप ही ना, पर वो ऐसा पाइप है कि उसको आप ठीक से देख भी नहीं सकते कि कटा कहाँ से है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो माइक्रो चैनल्स के थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ में, ह्यूमन ऑर्गन्स में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, उस फ्लो के कंपैरिजन में ऐसा ऑर्गन बना लेना प्रॉपर जो है ये अपने आप में काफ़ी चैलेंज भरा है। पर फिर भी जो है साइंस लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो पहला प्रयास जो है ह्यूमन सेल्स या फिर स्टेम सेल्स के द्वारा जो है ऑर्गन्स बनाने का किया गया कि उनके ऊपर जो है ट्रायल करके पहले देख लिया जाए। दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो है उठाया गया। तो दूसरे स्टेप में आप देखेंगे ऑर्गेनाइड्स हैं या ऑर्गन्स ऑन चिप्स हैं, ठीक है। ऑर्गन्स ऑन चिप्स का मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरीके से चिप के ऊपर ऐसा माइक्रो चैनल बना देना किसी ऑर्गन के जैसा और फिर दवाई का ट्रायल कर लेना, ठीक है। तो उसको कहते हैं ऑर्गन्स ऑन चिप, ठीक है। ऑर्गेनाइड्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइड्स का मतलब ये है कि बायो प्रिंटर जो होते हैं, बायो प्रिंटर का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में आप समझ रहे हैं जैसे जो है प्लाज्मा भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो उनका फ्लो जिस तरह से रहता है उस तरीके के ठीक फ्लो वाले माइक्रो चैनल के साथ में किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैसी ही प्रिंटिंग कर लेना, ठीक। प्रिंटर क्या है, ऐसे 2D होता है, आप जो फोटोकॉपी कराते हैं वो भी एक तरीके की प्रिंटिंग है, ठीक है। तो प्रिंटिंग में क्या 2D है, कागज़ के ऊपर प्रिंटिंग, लेकिन किसी चीज़ की हूबहू चाहे जितनी डायमेंशंस हों तो उतनी डायमेंशंस के साथ मीन्स देखने में ये लगे कि एग्जैक्ट, जैसे अगर दिल की बात है तो किसी ने किसी का दिल निकाल के हाथ पे रख दिया है, आपको देख के ये लगे कि हाँ ये दिल निकाल लाया, ठीक है ना। तो कुल मिला करके अगर ऐसी कोई चीज़ आपके हाथ में आ जाती है, मतलब किसी का दिल भी हो सकता है, बायो प्रिंटर से निकला ही नहीं होगा हर बार। तो कुल मिला करके ये है कि बायो प्रिंटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी बना देगा फंक्शन के बेसिस पर भी, ठीक है, और दिखने में भी, और उससे क्या किसी ह्यूमन बीइंग का किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। तो उसके ऊपर दवाइयों का ट्रायल किया जाए या फिर एडवांस कंप्यूटेशनल मेथड के ऊपर जो है रिलेवेंट होना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग्स। कुल मिलाकर के अभी क्या है, भारत सरकार ने जो रूल्स हैं न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, तो इन न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2023 पास किए हैं, ठीक है।
किस लिए? ताकि ये जो जानवरों के ऊपर जानवरों का जो यूज किया जाता है रिसर्च में, स्पेशली इन ड्रग टेस्टिंग, उसको जो है रोका जा सके कि भैया अब जो है जानवरों को और ना सताओ। कुल मिलाकर के देखिए सारी कहानी आप समझ गए। इसको लेकर के चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो अब ओवरऑल सारी बातें आप समझने के बाद जरा इसके चैलेंजेस भी आप देख ही लीजिएगा। ये देखिए, एक रोडेंट मतलब माउस और रैट टाइप का, नॉन रोडेंट में जैसे कैनाइंस हैं, प्राइमेट्स हैं। कैनाइंस मतलब आप समझ लीजिए कि एक वायरस टाइप, मतलब सॉरी, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता है जो एशियाटिक लाइन वगैरह के बारे में बार बार आता रहता है चर्चा में। कैनाइंस जो है आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि कुत्ते जैसा कोई स्ट्रक्चर, कुत्ते जैसा कोई जानवर जो है, ठीक है, उसको बोलेंगे कैनाइंस। ठीक, स्तनपायी जैसा आप समझिए उसको, या प्राइमेट्स बात हो चुकी है ना। तो ह्यूमन जो है वो काफ़ी मोर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर होता है। एज, सेक्स, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, जेनेटिक, डाइट, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो फंक्शंस हैं वो वेरी करते हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए लिखा है कि कितना ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो किसी एक बायो प्रिंटर से 3D स्ट्रक्चर बना लेना और एक ह्यूमन बीइंग के रिस्पांस के लिए किसी दवाई का ट्रायल कर लेना और फिर उसको जो है सूटेबल मान लेना, ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। कुल मिला के ओवरऑल निष्कर्ष जो है वो ये निकल के आता है। कुल मिला के ये कहते हैं कि इसमें जो है भयानक मिसमैच रहता है, और यही वजह है कि एनिमल टेस्टिंग स्टेज जब होती है तब तो पास हो जाती है दवाई, लेकिन जब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पे बात आती है तो फिर जो है मामला गड़बड़ा जाता है। मीन्स टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पाइपलाइन, फेल एट द स्टेज ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। कुल मिलाकर के कहते हैं कि जो कन्वेंशनल टेस्टिंग प्रोसेस है इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और अपनी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो अब जो प्रयास किए गए आप देख ही रहे होंगे। ऑर्गेनाइड्स और मिनी ऑर्गन्स, ये देख लीजिए इनको क्या क्या कहते हैं। जो 3 डायमेंशनल सेल्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो बायो प्रिंटर से दैट मिमिक स्पेसिफिक ऑर्गन्स। मिमिक स्पेसिफिक ऑर्गन्स का मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उनकी नकल हूबहू वैसे ही काम करने वाले, तो उनको ऑर्गेनाइड्स या मिनी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है ना, ये देख लिए मिनी ऑर्गन्स, कभी स्टेटमेंट वगैरह में देख के कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। उसके बाद आगे देखिए, ऑर्गन ऑन ए चिप का मतलब क्या है? ए बैटरी साइज्ड चिप्स लाइंड विद ह्यूमन सेल्स कनेक्टेड टू माइक्रो चैनल्स टू मिमिक ब्लड फ्लो इनसाइड द बॉडी। ठीक है ना, तो ये हम आपको बता भी चुके हैं ऊपर। कुल मिलाकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कैप्चर करने का प्रयास किया जाता है। सारा ओवरऑल मोटिव आप समझ ही चुके होंगे। इसके अलावा आप जो इंकजेट बायो प्रिंटर जो है इसका 2003 से इस्तेमाल शुरू किया गया। रेगुलेशन की बात करें तो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी मतलब प्रयास कर रहे हैं कि नॉन एनिमल मेथड्स को अपनाया जाए। तो उन प्रयासों की अगर आप बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने जो है 2021 में एक रिजोल्यूशन पास किया। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो उसने FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 जो है दिसंबर 2022 में पास किया। ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, इनको बहुत गौर से घूर के देख लीजिए। ठीक है ना, भूल मत जाइएगा। साउथ कोरिया जो है इन्होंने अपने यहाँ बिल लेकर के आया, वाइटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, डिसेमिनेशन एंड यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव्स टू एनिमल टेस्टिंग मेथड्स। ठीक है, ये UPSC कभी कभी ऐसा पूछ लेती है जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई डेवलपमेंट चल रहा होता है ना। जैसे ही डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के काफ़ी पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन से देश ने जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल को जो है अभी हाल फिलहाल में GDPR, उसमें इस तरीके से उसका नाम था, जनरल डाटा प्रोटेक्शन बिल बोलते थे उसको। ठीक है, तो उसके बारे में पूछ लिया था किसने पारित किया। सिंपल से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, PCS टाइप। आज की डेट में तो कोई भी मार देगा, यूरोपीय यूनियन उस समय जो है नहीं मार पाए थे, कई सारे लोग जो पढ़ते रहे होंगे उन्होंने मारा होगा। कुल मिलाकर के तो साउथ कोरिया ने भी एक बिल पास किया है। कनाडा ने जो है अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है। ठीक है, कोई नया बिल पास नहीं किया है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने भी आपने देखा ही न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 को अमेंड कर दिया। अब नए 2023 के नियम आ गए हैं, और ऐसा इन्होंने किया कैसे है तो पब्लिक के साथ में कंसल्टेशन भी की है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो कि एक सांविधिक संस्था है, स्टेचुरी बॉडी है, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह भी ली गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये सलाह, दोनों को सलाह देने का काम करती है, याद रखिएगा। ठीक है, ड्रग रिलेटेड टेक्निकल मैटर्स पर, तो इनकी सलाह भी ली गई है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो पहला चैलेंजेस तो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है कहीं एक जगह पे आप इसके बारे में काम कर सकें। भाई लीवर है तो अलग है, दिमाग है तो अलग है, दिल है तो अलग है, किडनी है तो अलग है, हर चीज़ अलग अलग है। कुल मिलाकर के मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल शामिल हैं, मीन्स बहुआयामी काम है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे कुछ किया जा सके। तो अब जब अलग अलग जगह से काम होगा तो अलग अलग लैब चाहिए, अलग अलग लैब चाहिए, तो ये अपने आप में चुनौती। फिर दूसरी बात कि कभी मान लीजिए कि 2 अंगों के बीच में सेम फंक्शन है और डाटा 2 लैब का कहीं अलग अलग निकल आया तो दूसरी आफत है ना। जैसे आप देखते होंगे अभी जो है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में
इकोनॉमिक सर्वे मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय से रिलेटेड सर्वेज हैं, तो कुछ सर्वे जो कॉमन डाटा देते हैं तो उनमें जब डिफरेंस आ गया तो सरकार खुद परेशान हो गई, है ना। तो जिन डाटा से किसी की जान, मतलब ऐसा नहीं कि उससे ज़िंदगी मौत का खतरा नहीं है लोगों को, उससे भी ज़िंदगी मौत का खतरा तो उससे तो ज़्यादा हमें लगता है बड़े पैमाने पे होता होगा, लेकिन ये भी काफ़ी खतरनाक है ना। तो ये और ज़्यादा रिस्की है। अगर मान लीजिए कि अलग अलग लैब के अलग अलग आंकड़े हैं एक ही फंक्शनिंग के बारे में, तो और ज़्यादा मामला क्रिटिकल हो जाएगा। उसे सुलझाने में ही कहिए रिसर्च करने चले आप तो 10 साल लग जाएं। तो इस मामले में ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जो मटीरियल्स यूज होते हैं तो वो एकदम ठीक ठीक मटीरियल वैसे यूज हो जाएँ ताकि जो है कॉपी कर सकें बायोलॉजिकल प्रोसेस को, ये अपने आप में चैलेंज है। फ्लूइड डायनामिक्स को पूरी तरीके से जो है माइक्रो चैनल्स के थ्रू मेंटेन कर लेना, कि जो खून का बहाव है मानव शरीर में एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टू इंटीग्रेट बायो सेंसर्स। देखिए, अगर आप आर्टिफिशियली माइक्रो चैनल्स डेवलप कर रहे हैं टू मिमिक द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भरा है, क्योंकि बायो सेंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको कि कैसे जो है खून कहाँ रुकता है, कहाँ चलता है, इस ऑर्गन के इस पार्ट में जो है इसकी स्पीड इतनी होगी। बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं उसमें। कुल मिलाकर के जो चिप होगी जिसमें माइक्रो चैनल्स डेवलप किए जाएंगे, तो उसकी इंजीनियरिंग अपने में अलग अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। फिर उसके बाद में फार्मेकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी भी दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इसके लिए। इनकी भी जो है अच्छी खासी डिटेल्स, अब ये क्या, ये डाटा बेस्ड पूरा मामला है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये अपने आप में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। कुल मिलाकर के ऑथर कहते हैं कि वास्तव में ये इंटर डिसिप्लिनरी एंडेवर है, एक बहुत ही बहुआयामी प्रयास है। इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स बनाने की ज़रूरत है, जो कि भारत में यानी देश में हमारे काफ़ी ज़्यादा कम है। कुल मिलाकर के इंडस्ट्री, एकेडमी, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, उन्होंने अभी फ़िलहाल एक मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में एक जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसके लिए बनाना चाहिए, ताकि जो है एक इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। इसके अलावा एक 7वां चैलेंज और है, इसको देख लीजिए आप, कि जो मोस्ट ऑफ द रीजेंट्स हैं, रीजेंट्स मतलब जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकर्मक कह सकते हैं, कैटालिस्ट कह सकते हैं आप उनको। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैटालिस्ट जो है मीन्स उत्प्रेरक भी होते हैं, कुछ जो है धीमा भी करते हैं रिएक्शन को। तो रीजेंट्स में दोनों ही तरीके के एलिमेंट्स जो है शामिल होंगे, उत्प्रेरक भी हो सकते हैं, रिएक्शन को धीमा करने वाले भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रीजेंट्स जो है वो सेल कल्चर में, सेल कल्चर क्या मतलब, कोशिका संवर्धन का काम। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि अंग बनाते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये सेल कल्चर के बिना नहीं बनाया सकता, इसे कोशिका संवर्धन ही बोलेंगे, है ना। आप देखिए एक ही सेल से ही तो जो है हमारा शरीर बनना स्टार्ट होता है, फिर पूरा शरीर बन जाता है। तो सेल कल्चर रिलेटेड मटेरियल्स को लाना, इंस्ट्रूमेंट्स की टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, और इनको अभी फ़िलहाल जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें यूएस, यूरोप और जापान से। तो ये भी अपने आप में जो है एक चैलेंज है, क्योंकि हमारा अपना कोई एक्सपर्टीज अभी इस पर नहीं है। कुल मिलाकर के पेट्री डिश ये जो दिख रहे होंगे, पेट्री डिश, ये खाना खाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सेल कल्चर जिस प्लेट में रखा है, प्लेट ही, पर जिस प्लेट में सेल कल्चर का काम किया जाता है, ऑर्गन बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल रख के उगाए जाते हैं, एक तरीके से उगाए जाते हैं, नहीं मत कहिए, तो उस प्लेट को जो है पेट्री डिश बोला जाता है। और कुल मिलाकर के लैब टू लैब प्रोटोकॉल्स, एक्सपर्टीज़, ये सब भी अपने आप में चैलेंजिंग है, हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो कंक्लूड जो है ऑथर ये करते हैं कि सेल बेस्ड और जीन एडिटिंग बेस्ड जो भी चिकित्सकीय प्रणालियां हैं, जो भी थेरेप्यूटिक्स हैं, इन सारे थेरेप्यूटिक्स को लेकर के सरकार को एक बार जो कुछ भी प्रोविजंस हैं उनको देखने की और रिवाइज करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के देखिए ऐसा है कि काफ़ी समय लग जाता है कभी कभी डिस्कस करने में, लेकिन ये है कि पहलू आपके समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा सा ये भी है कि हम थोड़ा चीज़ों को इधर उधर जाके भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बेसिक्स भी जो है आपके कवर हो जाए। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन में कभी कभी क्या कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और वास्तव में देखिए जिन्हें पढ़ना आता है उनको तो क्या समस्या है, वो डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश वगैरह द हिंदू से। लेकिन जिन्हें पढ़ने में समस्या है उनके लिए है तो एटलीस्ट क्या है कि वो धीरे धीरे करके जो है आत्मनिर्भर भी हो जाएं, ऐसा बताने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा तेज़ी से किसी चीज़ को निकालने या उड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, प्लस अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। दूसरा, थोड़ा कुछ दिनों में स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसलिए वीडियोज़ जो है लेट हो रहे थे, अब धीरे धीरे करके वापस से एक बार अपनी कंटिन्यूटी
अपने पेस के साथ बनाए रखी जाएगी। और आप लोग जो है लगातार अपनी निरंतरता बनाए रखिए। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगता है और लगता है कि किसी को जो है इसका फ़ायदा हो सकता है तो रिकमेंड करने के साथ साथ जो है, और कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, कोई हमसे सुधार की अपेक्षा है, कोई अपने लिए मदद चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो नमस्कार और धन्यवाद। आज की कहानी जो है बस यहीं तक है।